हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज के इस क्लास का टॉपिक है हिंदी भाषा ज्ञान। वीडियो का यह पार्ट नंबर 50 रहेगा। इसी तरह से हाफ सेंचुरी पूरे होते हैं। तो देखिए, आप लोग का डिमांड था तो यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। तो आज इस शुभ मुहूर्त पे बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी डिमांड था कि सर हिंदी गद्यांश को करा दिया जाए, तो उसको भी आज हम लोग देख लेंगे। तो कोई पोर्शन में छोड़ा नहीं हूँ, तो आज हिंदी गद्यांश को भी टच करने वाला हूँ। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जरूर देखिएगा, हिंदी गद्यांश में सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं होगा, बहुत सारा नॉलेज आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो बहुत लोग तो अब देखिए यहाँ पे ठहर नहीं पाते हैं। लोगों का प्रॉब्लम ये होता है ना कि एक जगह पर रुकते नहीं हैं। तो जो लोग भी अभी इस चैनल से कनेक्ट हैं, परजीवरेंस के साथ लगे हुए हैं, तो बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है, क्योंकि परजीवरेंस सब में नहीं होता है। सब लोग को पता नहीं होता है कि अब ये काम करेंगे तो कभी वो काम करेंगे, कभी यहाँ तो कभी वहाँ भटकते रहते हैं। तो भटकाव जहाँ पे हुआ वहाँ पे मंजिल नहीं होता है, रुकना पड़ेगा। तो जो अब लोग अभी तक कनेक्ट हैं, बहुत बहुत बधाई अगेन। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 50। पीडीएफ और क्विज टेलीग्राम पे मिलेगा, तो वहाँ पे कनेक्ट जरूर रहें। कल एक प्रॉब्लम आ गया था, जो आप लोग का रात का वीडियो था 9 बजे, जो टाइमिंग दिया था आपको झारखंड जीके का, उस प्रोसेस हो ही नहीं पा रहा था। पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम चल रहा था, तो फिर से इसको डिलीट करना पड़ा, पुनः अपलोड किया, तब जाकर यह आया। तो ये सुबह तक अपलोड हुआ था 4 बजे तक। तो इसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग के लिए। तो आइए अब गद्यांश देखते हैं। इस गद्यांश को मैंने सुबह सुबह उठा और जैसे आज मैं खुद इस गद्यांश को लिख दिया हूँ। ठीक है, तो देखिए पढ़िए, आप लोग कैसा लगता है फीडबैक अपना भी जरूर दीजिएगा। तो ऐसे मिलते रहेगा। और थोड़ा सा ना बड़ा है गद्यांश है, तो इसमें थोड़ा आप लोग को देखने को मिलेगा, इसका साइज थोड़ा कम है, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। विटामिन ए की मात्रा थोड़ा सा ज़्यादा ले लीजिएगा। ओके, तो आइए चलिए रीड करते हैं। उसके बाद जो है पहले ना आप लोग क्वेश्चन पढ़ ले कि जिनको प्रॉब्लम होता है कि हाँ पैसे नहीं बनता है, हिंदी हो या इंग्लिश हो, पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लिया कीजिए, सब क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है। ओके, यहाँ से। और जब आप लोग पैसे जब पढ़िएगा तब आप लोग को आइडिया मिलेगा वो क्या बोला जा रहा है। तो सारा क्वेश्चन जितना है, ऑप्शन सारा मैं खुद बनाया हूँ। तो आप लोग का भी फीडबैक यहाँ पे अपेक्षित है, तो जरूर बताइएगा कैसा लगा फीडबैक, कैसा लगा पैसेज। तो आइए अच्छे से रीड करते हैं। और यह सिर्फ पैसेज नहीं है, आप लोग को मैं बोलता हूँ कि पैसेज पढ़िए या फिर आर्टिकल पढ़ने के लिए बोलता हूँ, तो सिर्फ वहाँ पे आप लोग जो है पैसे नहीं पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज इन्हेंस होता है। तो यह तो कहने के लिए पैसेज है, लेकिन यहाँ से बहुत सारा जीके आप झारखंड से के पर्सपेक्टिव में सीख कर जाने वाले हैं। जैसे आइए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। खुखरा प्रदेश, पुंडरिक देश जैसे नामों से अपनी गौरवशाली इतिहास रखने वाला झारखंड आज अपनी पहचान का मोहताज नहीं है। कहने का तात्पर्य है, खुखरा प्रदेश पता होगा, मुगल काल में झारखंड खुखरा प्रदेश बोला जाता था, और महाभारत का दिग्विजय पर्व में इसको पुंडरिक देश कहा गया है। तो आज जो है अब इतिहास रखने वाला झारखंड अपने पहचान का मोहताज नहीं है, सब कोई जानता है इसको। परंतु समस्त भारत के खनिज का 40% संपदा धारण करने वाला, टिस्को जैसी कंपनी वाला और दामोदर घाटी निगम जैसे बड़े उद्यम वाला यह राज्य आज एक बहुत ही गंभीर समस्या से जूझ रही है। कहने का मतलब है कि आपको पता होगा, भारत में सबसे ज़्यादा जो खनिज है वह झारखंड में 40% है। यहाँ पे टिस्को भी है, 1907 में स्थापना किया गया था, और डीबीसी है, 1948 में इसका स्थापना किया गया था। इंडिया का पहला रिवर वैली प्रोजेक्ट था डीबीसी 1948 का। तो ये सब होते हुए भी झारखंड में एक बहुत बड़ी समस्या है, जो कि आप लोग आज जान रहे हैं कितना हो हल्ला मच रहा है। और यह समस्या है स्थानीय नीति का। ठीक है, स्थानीय नीति का पता होगा, तो उसी पर लेकर आज मैं बना दिया। स्थापना के 22 वर्ष, आज देखिएगा तो झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। तो आज लगभग बोल सकते हैं कि 22 वर्ष पूरा हो गया। ठीक है, अभी नवंबर आएगा, अभी तो हम लोग अक्टूबर में चल रहे हैं, तो 15 नवंबर आएगा तो 22 वर्ष कंप्लीट पूरा हो जाने वाला है। तो उसके पश्चात भी समस्या सुलझ नहीं रहा है। इस मुद्दे को लेकर सरकार और जनता के बीच जद्दोजहद चलता रहता है। जैसे बात कीजिएगा तो बहुत सारा वर्ग जो है इसको अपोज करता है। आगे जैसे पैसेज पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर मेन समस्या आखिर कहाँ पे आता है, कहाँ पे अटकता है। यूँ तो कहें कि 3.29 करोड़, यानी कि लगभग 3.29 करोड़ है। 2011 की जनगणना लिया जाए, 15वां जनगणना जो था उसके अकॉर्डिंग, तो 3.29 करोड़ आबादी वाले इस राज्य में 6 मुख्यमंत्री अब तक बन चुके हैं, पता होना चाहिए। परंतु अब तक इस समस्या का समाधान नहीं निकला है। जो अब देख सकते हैं, अभी जो हेमंत सोरेन सरकार है, ठीक है, अभी उस पर काम शुरू किया है। ठीक है, तो उसको देखिए क्या होता है आगे। अब अगर इस स्थानीय नीति को गहराई से समझे तो बात शुरू होती है 1912 से। ध्यान दीजिएगा, जो अगर इसको ध्यान से स्थानीय नीति को आपको समझना होगा तो थोड़ा सा बैक में जाना पड़ेगा इतिहास में। 1912 से, जिसमें झारखंड, बंगाल और पश्चिम बंगाल बन चुका है, से अलग होकर बिहार में शामिल हुआ। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, 1912 में जो है झारखंड बंगाल से अलग हुआ था, और अब फिर ऐसे बिहार में शामिल हुआ था। उसके बाद बिहार जो है उड़ीसा से अलग हुआ 1936 में, और पुनः जो है 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ। ओके, तो समझ रहे हैं, झारखंड का एक बहुत बड़ा वर्ग इस तरह से। अब कुत्ता को कौन समझाया कि मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बताइए यार। ऊपर तक कैसे आ गया सेकंड फ्लोर पे।
झारखंड का बहुत बड़ा वर्ग इस तरह बिहार से झारखंड आए। कहने का तात्पर्य है कि झारखंड में बहुत सारे, जो झारखंड का बहुत बड़ा वर्ग इस तरह से बिहार से झारखंड आए थे। कहने का मतलब है कि जैसे झारखंड अलग हुआ बिहार से, तो बिहार के बहुत सारे लोग यहाँ पे आ गए। ओके, और खनिज संपदा से संपन्न है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे काम करने भी अलग अलग स्टेट से यहाँ आकर बस गए। और आपको जो पहले भी डिस्कस किया था, आसान नीति को लेकर डिस्कस कर रहा था, तो कि 70-80 साल से रह रहे हैं तो अब कहाँ जाएंगे उन लोग। तो उन लोग का भी एक समस्या है, तो सबको सुनना चाहिए। जैसे वसुधैव कुटुंबकम बोला जाता है हमारे इंडिया में, कि वसुधैव कुटुंबकम हम लोग प्रिंसिपल पे चलते हैं। यही वर्ग स्थानीयता का विरोध करती है और सरकार कुर्सी के चक्कर में इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा पाती है। आपको पता होगा कि वोट बैंक की भी राजनीति चलते रहता है। ओके, जैसे देखिएगा तो अगर मान लेते हैं कि इस तरह से नीति अगर लागू करती है कोई सरकार, ओके, तो उसके बाद क्या होता है, जो बहुत बड़ा वर्ग झारखंड का है जिसको वोटर लिस्ट में नाम है, तो आने वाला आगामी जो चुनाव होगा उसमें भी तो आपको हानि होने वाला है। तो इस तरह से एक बड़ा यहाँ कारण फंस जाता है कि अगर इस तरह से किया जाए तो आने वाला दिन में जो चुनाव होगा उसमें यह गवर्नमेंट को नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो यहाँ भी गवर्नमेंट भी थोड़ा सा बचती है। दूसरी बात तो यह कि झारखंड के पास आपको देखिए विरोध करती है और सरकार कुर्सी के चक्कर में यह कोई ठोस कदम नहीं उठा पाती है यहाँ से। दूसरी बात यह, तो झारखंड के पास इसकी भूमि संबंधी कागजात नहीं है। झारखंड के पास देखिए बहुत सारा भूमि का कागजात नहीं है। नतीजन झारखंड के बहुत लोग, खासकर साहेबगंज क्षेत्र के लोग अभी जमीन का रजिस्ट्री पश्चिम बंगाल से करवाते हैं। आपको पता होगा साहेबगंज के जो बिलोंग करते हैं, तो उसका जो है एक रीजन से बहुत सारे लोग जो है अपना रजिस्ट्री जमीन का कहाँ करवाते हैं, वेस्ट बंगाल में जाकर करवाते हैं, क्योंकि जो है हम लोग के पास इसका कागजात है ही नहीं। ठीक है, आपको बताया था कि पहले जैसे जमींदारी प्रथा चलता था, उसके बाद रैयतवाड़ी सिस्टम आया था। ठीक है, जो कि आपको देखने को मिला था मद्रास प्रेसिडेंसी से शुरू हुआ था। तो उसके बाद जो है सबको रैयती का अधिकार दिया गया था, लेकिन झारखंड के पास ऐसा कोई कागजात नहीं है। तो देखिए वर्तमान सरकार भी इस चूहे की दौड़ में पीछे नहीं है, यानी कि जो वर्तमान सरकार देखने को मिल रहा है वो भी अभी रैट रेस यानी कि गला काट प्रतियोगिता होता है। अंग्रेजी में पढ़े होंगे किसी लोग तो पता होगा, रैट रेस का मतलब होता है गला काट प्रतियोगिता। ठीक है, तो उसमें भी आज जो सरकार है वह जो है पीछे नहीं है। तो ये भी जो है कवायद शुरू किया हुआ है। 1932 के खतियान को आधार मानकर स्थानीयता को, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, लागू करने के लिए खूब खून पसीने बहा रही है। यानी कि अब जद्दोजहद चल रहा है कि इसको भी जैसे लागू किया जाए। ठीक है, 1932 को आधार मानकर। इस आधार का भी बहुत से नेता जैसे कि मानते हैं इस आधार का 1932 है, तो इस आधार का बहुत सारे नेता और मंत्री जैसे कि विधानसभा के पहले अध्यक्ष इंदर सिंह नवधारी तो भी इसका विरोध कर रहे थे। मधु कोड़ा भी इसको विरोध कर रहे थे, समझ रहे हैं। तो इंदर सिंह नवधारी एक बहुत ही जाने माने पर्सनालिटी है, वो भी बोल रहे थे कि यहाँ पे एक समझ झारखंड की जनता समझ ले कि यहाँ पे राजनीति हो रहा है साफ साफ। तो मतलब इतना बड़े बड़े पर्सनालिटी मतलब इस तरह से आप बयान देते हैं तो समझ सकते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ तो खामी हुआ कि 1932 को लेकर आधार लेकर हम लोग जो है इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, तो कुछ ना कुछ खामी होगा। आगे देखते हैं। इस आधार का भी बहुत से नेता यहाँ तक हो चुका है। आदिवासी बहुल इस राज्य में जल जंगल और जमीन तो पहले के है। ठीक है, आदिवासी टाइम से ही चलते आ रहा है, जिसमें स्वतंत्रता की लड़ाई हुआ था। जल जंगल और जमीन को बचाने की कवायद अंग्रेजों के काल से ही शुरू हुई थी। संथाल विद्रोह याद कर लीजिए, तो उस समय से जो शुरू किया गया है। नतीजन इसके लागू होने के पश्चात सबसे अधिक लाभ आदिवासी वर्ग को मिलेगा। कहने का मतलब है कि जब ये लागू हो जाएगा तो आपको पता होगा कि यहाँ पे आदिवासी बहुल ही क्षेत्र है झारखंड। ओके, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो फायदा होने वाला है आदिवासी लोग को होने वाला है। तो ऑब्वियसली मिलना चाहिए, आप लोग यहाँ के पर्सन हैं, ठीक है, ओरिजिनल इनहेबिटेंट है, तो आपको फायदा मिलना चाहिए, कोई दो मत की बात नहीं है, मिलना चाहिए। ओके, परंतु दूसरे वर्ग का भी ख्याल रखा जाए तो हमें बुद्धा के रास्ते पर चलकर सबका साथ और सबका विकास जो मोदी जी का नारा है तो उसको हम लोग सफल कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से एक पैसेज मैं सुबह सुबह बना दिया। तो अब अगर ध्यान से पैसेज आपने पढ़ा है तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। झारखंड की वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या क्या है? जंगल बचाने की, स्थानीय नीति का, नदी जोड़ने का, या फिर बेरोजगारी का? क्या है? देखिए यहाँ पे जितना भी पैसेज पढ़िएगा यहाँ पे मुख्य रूप से ना स्थानीय नीति को लेकर बात किया जा रहा है। उतना सारा तो कहानियाँ पढ़ा गया है। जो स्थानीय नीति है 1932 का उसको लेकर बात किया जा रहा है, मेन रूप से वही है। ठीक है, डिस्कस भी किया था। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन देखिए आपका बनाया जाता है। तो पैसेज पढ़िएगा ना भाई, तो पैसेज से ना सिर्फ पैसेज नहीं पढ़ते हैं आप लोग, बहुत सारा नॉलेज आपको मिलता है। और द हिंदू हो या दैनिक जागरण या किसी भी न्यूज़पेपर का हो, कम से कम कुछ नहीं पढ़ते हैं तो कम से कम एडिटोरियल भी अपना आधा घंटा समय निकाल के पढ़िए। ठीक है, नॉलेज काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होगा। ठीक है, कुछ करना है लाइफ में तो कुछ करना पड़ेगा भाई, ऐसे ही सफलता नहीं मिल जाता है किसी को। तो स्थानीय नीति का काफ़ी ज़्यादा विरोध हो रहा था, अब बेरोजगारी का यहाँ पे बात नहीं किया जा रहा है। चलिए एक जीके क्वेश्चन बताते हैं। झारखंड जो है बेरोजगारी के मामले में भी तीसरे स्थान पे है। कहने का मतलब सबसे ज़्यादा बेरोजगार है ऐसे झारखंड में है, तीसरे स्थान पर। पहला नंबर पे हरियाणा है, दूसरा नंबर पे राजस्थान है। तो ये सभी चीज़ याद रख सकते हैं। तो देखिए पैसेज पढ़ने से क्या होता है, अगर ध्यान रखिएगा ना तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे कनेक्ट होते जाएगा, और थोड़ा सा अगर सर्च करते जाइएगा ना तो फिर समझिए कि तैयारी बम्बार्ड हो जाएगा।
दूसरा क्वेश्चन है टिस्को कंपनी की स्थापना किस राज्य में की गई है? तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे झारखंड, वेस्ट बंगाल, बहुत सारा राज्य के बारे में मेंशन था, बट यहाँ पे टिस्को की स्थापना यहाँ पे बोला जा रहा है, साफ साफ बोला जा रहा है कि झारखंड आज अपनी पहचान को मोहताज नहीं है, परंतु समस्त भारत का 40% खनिज संपदा धारण करने वाला टिस्को जैसी कंपनी वाला किसके लिए आया, यानी कि झारखंड के बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे झारखंड में जैसे टिस्को की स्थापना किया गया था 1907 में, ठीक है, जमशेदजी टाटा, दोराबजी टाटा के द्वारा। ओके ना, तो आंसर इसका डी हो गया, झारखंड में ही टिस्को की स्थापना। झारखंड की स्थानीय नीति का सबसे अधिक फायदा किसे मिलेगा? बीपीएल को, आदिवासी वर्ग को, टिस्को कर्मचारी को या फिर दिगों को? ऑब्वियस बात है, यहाँ पे देख लीजिएगा, नतीजन इसके लागू होने के पश्चात सबसे अधिक लाभ आदिवासी वर्ग को मिलेगा, यानी कि आदिवासी वर्ग को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है जब 1932 का खतियान लागू हो जाएगा, तो क्योंकि ओरिजिनल है वहाँ पे। उसके बाद इनहिबिटेंट है। गद्यांश में प्रयुक्त शब्द कवायद का क्या अर्थ है? कवायद देख सकते हैं यहाँ पे, बचाने की कवायद यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एक शब्द का क्या अर्थ है? सावधानी, कार्यविधि, लड़ाई या फिर चिंतन। तो कवायद का मतलब होता है ना कोई काम को शुरू कर देना, ठीक है, तो उसको कार्यविधि को बोलते हैं कवायद। ओके, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। इनमें से कौन सा कथन गलत है बताइए जरा। खुखरा प्रदेश झारखंड को कहा जाता है, क्या स्टेटमेंट सही है गलत है? साहेबगंज के लोग घर का रजिस्ट्री बंगाल में करवाते हैं। अस्थानीयता का आधार 1932 का खतियान रखा गया है। इंदर सिंह नामधारी विधानसभा से जुड़े थे। कौन सा स्टेटमेंट से गलत है? बहुत सा माइन्यूट सा मैं मिस्टेक करके रखा हूँ, अगर पकड़ पा रहे होंगे तो। ऑप्शन बी इसका गलत है। साहेबगंज के लोग ऐसे रजिस्ट्री बंगाल में करवाते हैं, बिल्कुल सही है, रजिस्ट्री करवाते हैं, लेकिन घर का नहीं करवाते हैं, जमीन का रजिस्ट्री करवाते हैं, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो जमीन का रजिस्ट्री जो है से करवाते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा माइन्यूट सा मिस्टेक यहाँ पे था। तो इस तरह से पैसेज को देखना है। तो इस तरह से पैसेज नंबर फर्स्ट जैसे खत्म होता है, अब आता है द्वितीय गद्यांश यानी कि दूसरा गद्यांश। एक और देखते हैं, फिर से गद्यांश को पढ़ लेना है और उसका आंसर आपको देना है। वृक्षों ने मानव सभ्यता तथा मानवता का सदैव सहायता पहुंचाई है। वृक्ष एक सहायक शिक्षक तथा मित्र रहे हैं। वृक्ष जैसे मानव, अगर सिविलाइजेशन के बारे में बात कीजिएगा तो हमेशा जो है मानव को सहायता पहुंचाया। अभी पता चल जाएगा आपको, मैं डिस्कस क्यों करूं कि कैसे कैसे सहायता पहुंचाया है। वृक्ष होता है एक सहायक होता है, यानी कि आपका हेल्प करता है हर एक मोड़ पे। शिक्षक होता है, आपको कुछ शिक्षा देता है, और मित्र भी रहे हैं, ठीक है, आपको हर एक कदम पर कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। छायादार वृक्ष हमें छाया प्रदान करते हैं। अब देखिए बात शुरू हो गया है। छायादार वृक्ष क्या देते हैं? छाया देते हैं। वनों से दो प्रकार के लाभ हैं, क्या क्या? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, यानी कि प्रत्यक्ष तो हम लोग को कुछ मिलता है और कुछ प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से लाभ है भाई। वनों से हमें ईंधन, इमारती लकड़ी, गोंद, लाख, रबड़, औषधि, रंग, फूल, फल आदि प्राप्त होते हैं। ओके, तो देख लीजिएगा यहाँ से लिखा हुआ साफ साफ, तो ये सब तो मिल गया आपको। यहाँ पे रबड़, अवे रबर होता है, एक रबड़ होता है, क्या अंतर है? एक्चुअली ना लोग तो रबर जो लिखा हुआ है ये जैसे अंग्रेजी का शब्द एक्चुअली हिंदी में आप लोग यूज कर लेते हैं, हिंदी इसका रबड़ होता है, तो थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है, पता होना चाहिए। रबड़ एक इंग्लिश का शब्द है RUBBER, और रबड़ जो है से हिंदी में होता है, ठीक है, जो कि आपको पता होगा केरला के रीजन में उगाया जाता है। और लाख का तो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है झारखंड में, आपको पता होगा, तो इससे रिलेटेड यहाँ पे आर्टिकल देखने को मिला है। रंग बिरंगा बहुत सारा चीज़ आप लोग मिलता होगा, औषधि भी मिलता है। ओके, तो यहाँ से प्राप्त हो गया। वनों से वातावरण शुद्ध होता है, कहने का मतलब है कि वन जब रहेगा तो वातावरण शुद्ध होगा। अभी आप लोगों को पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर कितना जैसे हो हल्ला मच रहा है, प्लस मीथेन के बारे में बात चल रहा है, ठीक है, कि मीथेन को हम लोग को कम करना है, क्योंकि यह जो होता है से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उससे 80 गुना ज़्यादा खतरनाक है। तो ये आ गया तो ऐसे ही आग लग जाएगा, ऐसे ही, ठीक है। आप लोग को पता होगा बेंगलुरु में एक बार एक लेक में आग लग गया था, ठीक है, तो ऐसे मीथेन के चलते होता है। तो बहुत ही हानिकारक है, ज्वलनशील पदार्थ, पता होगा नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट होता है, और नेचुरल गैस जो है आप लोग खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, तो समझ सकते हैं कितना हानिकारक ये चीज़ है। तो वनों से पर्यावरण शुद्ध होता है। वनों से मिट्टी के कटाव रुकता है। मिट्टी कटाव रुकता है, अगर मान लेते हैं कहीं पे पेड़ है तो पेड़ की जड़ जो है से मिट्टी को रोक पकड़ के रखते हैं, तो जब कोई चीज़ पकड़ के रखा जाएगा तो वह कैसे वहाँ से भागेगा। तो मिट्टी को पकड़ के रखा जाता है पेड़ों के द्वारा, तो वहाँ से मिट्टी हट नहीं पाता है। तो इस तरह से सॉइल इरोजन यानी कि मृदा का अपरदन बोला जाता है, ठीक है, मृदा के अपरदन को रोका जा सकता है पेड़ों को लगाकर। ढलानों तथा बांधों पर वृक्षारोपण करके वर्षा के कारण होने वाले भूमि क्षरण को रोका जा सकता है। भूमि क्षरण वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो भूमि क्षरण को रोका जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि जहाँ पे बांध है, ठीक है, या बोले तो बांध तथा ढलान है, तो वहाँ पे अगर वृक्ष लगा दिया जाए, ठीक है, तो वहाँ पे ऐसे मिट्टी वहाँ से नहीं कटेगा। जैसे देखे होंगे कि अगर बड़ा बड़ा बांध बनाया जाता है तो उसके जो आसपास जो रीजन है ना उस पर पेड़ लगा दिया जाता है, ताकि जो है मिट्टी का कटाव ऐसे रुक सके, ठीक है। ग्रेविटी डैम के बारे में पता होगा, ओके, कि कैसे उस तरह से बनाया जाता है, बट पेड़ भी लगाए जाते हैं, पेड़ जो है मृदा के कटाव को रोक देते हैं, समझ गए। तो उसके बाद समझ सकते हैं आगे, वनों से भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। अगर फॉरेस्ट रहेगा तो भूमि में जो उर्वरक शक्ति है वह बना रहेगा, ठीक है, मेंटेन रहता है।
क्योंकि वृक्ष की पत्तियां खाद बनाने के काम आती है। कहने का मतलब है कि आप लोग जहाँ पे फॉरेस्ट रहेगा ना, वहाँ पे आपको खाद डालने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारा जमीन जो अब होता है तो उसमें देखिएगा डीएपी खाद, यूरिया खाद पूरा डाले जा रहे हैं, तब जाको प्रोडक्शन हो रहा है, अदरवाइज होता ही नहीं है। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम लोग नेचुरल जो तरीका होता है ना, उससे कहीं से हट गए हैं। और जो उसमें जितना खाद और डीएपी जितना ही डाला जाएगा, यूरिया, तो उसका उर्वरक शक्ति जो होता है वह खत्म होता है। जो फर्टिलाइजर जो है आपको तुरंत प्रोडक्शन के लिए जो है से ठीक है कि हाँ प्रोडक्शन कर देता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए वह मिट्टी के लिए ठीक नहीं होता है, उसको ध्यान रखिएगा। तो वर्षा का मूल, तो जो किसान भाई बहन होंगे तो याद रखिएगा, अगर खेत में अगर जो है से खाद का यूज किया जाए, जो गांव में जो बोला जाता है खाद जो बनता है गोबर से, मिट्टी वगैरह से जो बनता है, ठीक है, फूल पत्ती से बनता है, ठीक है, तो वो जो पुआल होता है उससे, तो वो सब का यूज करके जो खाद बनता है ना, वो जो होता है से ठीक होता है खेत के लिए। तो उसका आप लोग ज़्यादा यूज करेंगे तो अच्छा भी रहेगा, हेल्थ के लिए भी रहेगा। थोड़ा प्रोडक्शन कम होता है बट हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। तो वही सारा है कि थोड़ा सा खाए एनर्जी ज़्यादा मिला, और बहुत ज़्यादा खाए एनर्जी नहीं मिला, जैसे मैगी खा ली भरपेट, कुछ फायदा नहीं है। तो वर्षा का मूल कारण हरे भरे वृक्ष ही हैं। तो वर्षा भी ये करवाते हैं। और वर्षा कैसे करवाते हैं पता है आपको? बहुत बोला जाता है कि पेड़ लगाइए बारिश होगा, पेड़ लगाइए बारिश होगा। ऐसा क्यों बोला जाता है मालूम है इसके पीछे का रीजन? तो जितना भी पेड़ होते हैं आप लोग देखे होंगे तो उन लोग में लीफ होता है, पता है लीफ? चलिए बताता हूँ थोड़ा बहुत। तो इनमें लीफ है, डिस्कशन तो हो ही रहा है, तो पैसेज को गहराई से समझिएगा तब ना आंसर निकलेगा। तो पत्ती में लीफ है तो यहाँ पे स्टोमेटा यानी कि रंध्र पाया जाता है। तो एक प्रोसेस होता है, अंग्रेजी में इसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं, हिंदी में इसको वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बोला जाता है। तो जब इस पत्ती पर सन का लाइट पड़ता है, सनरेज जब इस पर पड़ता है तो यहाँ से वाटर जो होता है वेपर बनकर निकलता है, समझ रहे हैं? वेपर बनकर निकलता है, क्लाउड बनता है, समझ रहे हैं? तो जितने ज़्यादा पत्ती रहेगा, जितने ज़्यादा पेड़ रहेंगे उतने पत्ती रहेगा, और उतना ही ज़्यादा जैसे वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपिरेशन क्रिया होगा, और उतना ही ज़्यादा बादल बनेगा, और जितना ही ज़्यादा बादल बनेगा उतना ही ज़्यादा बारिश होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ जो है से वर्षा करवाते हैं, समझ गया? इसीलिए पेड़ को लगाना चाहिए। मेरा तो मानना है ना कि जंगल तो बहुत उखाड़ा ही जाता है। जो आप लोग जंगल मतलब उखाड़ रहे हैं तो वहाँ पे एक प्लांटेशन जरूर करना चाहिए आपको। एक प्लांट जहाँ पे जंगल, जहाँ से एक पेड़ काटा आपने, ठीक है, तो वहाँ पे छोटा पेड़ लगा देना है आपको काटने के बाद। तो इस तरह से सिस्टम होगा ना तो पेड़ हम लोग बचा सकते हैं। तो इस तरह से आपको करना चाहिए। बाकी मैं बताता हूँ, फॉरेस्ट जो है स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, सॉरी कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। अब बाद में याद पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो देखिए पढ़ना आपको इसी तरह से है, फॉरेस्ट देख लिया जाए तो माइंड में आना चाहिए कि आखिर फॉरेस्ट कहाँ पे है, ठीक है। 1940 जो सेकेंड 1940 जो 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, तो उसमें फॉरेस्ट को कंकरेंट लिस्ट में रखा गया है। तो ये सब देखिए पैसेज को इस तरह से कॉम्प्रिहेंसिव आपको तैयार करना है ताकि जो स्टैटिक बैकग्राउंड है वो भी थोड़ा बहुत कवर हो सके ना। तो यहाँ तो हो गया। वन में ही अनेक दुर्लभ जीव जंतुओं का निवास होता है। बहुत सारे जो है से लोग जो है से जीव जंतु हैं वह जंगल में रहते हैं। जैसे कि अभी यूपीएससी का अगर प्रिपरेशन कर रहे होंगे कोई तो पता होगा, एक टॉपिक आप लोग का है मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। तो बहुत सारे जो जीव जंतु हैं या खासकर बोलिए बंदर हो या हाथी हो, गांव में आ जाते हैं। तो एक्चुअली में गांव में खाने के लिए उन लोग को रहता ही नहीं है। हरे भरे जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, वो सब वहाँ पे है ही नहीं। तो अब उन लोग क्या करते हैं, उन लोग गांव में उतर जाते हैं। जंगल अगर रहेगा तो उन लोग जो है से कोई मतलब नहीं है इंसान से, ठीक है। वो बोलता है कि इंसान तुम अपना घर में रहो, हम यहाँ पे खुश है, हमको कोई आवश्यकता नहीं है तुमसे। तो उन लोग गांव में नहीं आएगा भाई, या शहर में नहीं रुक करेगा। उन लोग का एक्चुअली में जो होम है उसको नष्ट किया जा रहा है, जिसके चलते उन लोग भागता है पानी बोलिए या फिर भोजन की तलाश में। समझ रहे हैं बात को? तो पक्षियों का कलरव यानी कि जो पक्षियों की चहचहाट दिखता है प्रकृति के सुरम्य वातावरण अर्थात वन में ही मिलता है। कहने मतलब कोयल है, ठीक है, आपका स्टेट बर्ड है, तो उसका कुहू कुहू देखने को मिलता है। तो अब तो बहुत कम देखने को मिलता है। एक समय अभी लास्ट दिसंबर में मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे डेली 4 बजे कोयल आती थी और वहाँ पे अपना जो कलरव सुनाती थी, ठीक है। तो डेली आती थी, उसका कहानी था। अभी तो नहीं आ रही है, आएगी, इसका समय होगा तो देखिए। तो समझ सकते हैं। तो इसको सुरमय वातावरण अर्थात वनों में ही मिलता है। दिया सलाई, उसके बाद देख लीजिए, दिया सलाई, वार्निश, रेशम, प्लाईवुड, कागज, रबड़ आदि उद्योगों को भी वनों पर निर्भर रहना पड़ता है। कहने का मतलब है कि जो भी आप लोग देखते हैं रेशम हो झारखंड में। अच्छा एक बताइए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, झारखंड में किस तरह के रेशम का जो है प्रोडक्शन होता है? किस तरह से? आप लोग मलबरी पढ़े होंगे, टसर रेशम पढ़े होंगे, तो बताइए कि जो है से किस प्रकार का जो रेशम है वह झारखंड में पाया जाता है, ठीक है। चलिए, यह मुगा है, क्या है बताइए जरा, देखते हैं किसको पता है। तो इस तरह से टॉपिक तैयार कीजिए भाई, इसीलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आइडिया मिल सके कि आपको जब कोई चीज़ पढ़ते हैं तो टॉपिक आपको तैयार कैसे करना है। इससे तैयार रहिए। तो रेशम पढ़ लिए, क्वेश्चन बन गया, स्टडी का हो गया, ओके ना। तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ आपको मिल रहा है, कागज को भी मिल जाता है, रबड़ आदि सब मिलता है। तो सब वनों पर ही डिपेंड रहना पड़ता है हम लोग को, ठीक है। और आपको पता होगा कागज आप लोग बनाते हैं
तो अगर 1 टन पेपर बनाना है, आपको पहले ही बताया था कि अगर 1 टन पेपर बनाना है तो 17 पेड़ को काटना पड़ेगा, फुल ग्रोन ट्री को, बड़ा बड़ा पेड़ को 17 को काटना पड़ता है। तो मैं पहले भी बताया था कि अगर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो पेड़ जो कागज होता है उसको आप लोग सेल कर दिया कीजिए, उसको बर्बाद मत किया कीजिए, ठीक है, उसका जो है रिसाइकल होकर फिर से नया आ जाएगा। ओके, तो आइए आप देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को। मानव को सदैव किसने सहायता पहुंचाई है? जो मानव जीवन है उसको किसने सहायता पहुंचाई है? मनुष्य खुद ने, मानव सभ्यता ने, शिक्षक ने, या फिर वृक्षों ने? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे फॉरेस्ट के बारे में यानी कि वृक्ष के बारे में बात किया जा रहा है, तो वृक्षों ने मानव को काफ़ी हेल्प पहुंचाया है। पता है, एक इंटरेस्टिंग मैं इमेज देखा था, एक बरगद का पेड़ था, पूरा बरगद का पेड़ बहुत विशाल था, बहुत दूर में फैला हुआ था, कहने मतलब बहुत दूर में, और उसके नीचे देखते हैं मुझे लग रहा था तकरीबन 200-300 या चेयर लगाए हुए थे। तो समझ सकते हैं कि एक पेड़ है वह कितना लोगों का आश्रय दिया। पूरा गर्मी का दिन था, मैं पता नहीं कहाँ पे मैं देखा था, मेरे पास तो अभी नहीं है, बट वह 300-400 चेयर जो है लगा हुआ था चारों तरफ, वहाँ पे लोग मीटिंग कर रहे थे। ओके, तो समझ सकते हैं कि एक पेड़ जो है कितना लोगों को छाया दे सकता है। तो अगर पेड़ लगाया जाए तो बहुत फ्रूटफुल रहता है हमारे इन्वायरमेंट के लिए और हमारे लिए भी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वनों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? वन मिट्टी कटाव को रोकते हैं, वन से वातावरण को नुकसान होता है, वनों से रबड़, ईंधन आदि, फल आदि मिलता है, वन से बांधों को सहायता मिलती है। ऑब्वियस सी बात है, वन से वातावरण को क्या नुकसान है भाई? वन से वातावरण को कोई नुकसान नहीं है। ओके, वन से कोई नहीं, यही ऑप्शन गलत था। वन को तो वातावरण को तो फायदा है वन से, फॉरेस्ट जितना ही रहेगा उतना ही वातावरण शुद्ध रहेगा। वन से भूमि की उर्वरा शक्ति कैसे बढ़ाई जा सकती है? कहने मतलब जो अगर वन रहेगा तो जो उर्वरा शक्ति यानी कि जो मेन्यूर होता है, आप लोग उसको कैसे जो है बढ़ा सकते हैं? हरे भरे वृक्ष लगाकर जो है जीव जंतु के विचरण से होता है, पत्तियों को खाद बनने से, या फिर मिट्टी के कटाव को रोकने से। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो वनों को उर्वरा शक्ति मिलती है ना, और पत्तियों के खाद बनने से मिलता है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए, क्योंकि वृक्षों की पत्तियां खाद बनाने के काम आती हैं, तो इस तरह से आपको बना लेना है। ज़्यादा टफ नहीं होता है, बहुत लोग टेंशन लेते हैं। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, पेपर 1 तो आपका यहाँ पे जो है 30% बस लाना है, बट हिंदी में आपको इस तरह से पढ़ाया हूँ ना, किसी भी एग्जाम आपको फायदा कर जाएगा। तो कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो बस टैग लग जाता है यहाँ पे ना कि ये JSS CGL का है, तो बट बात सही में ये है ना कि वो किसी भी एग्जाम को फायदा पहुँचा देगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। ओके, टैग पर मत जाइए, तो सिलेबस लगभग सबका सेम होता है। और मैं जो 2 बजे का वीडियो लाता हूँ, अभी तो टाइम उसका तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा बात करूँगा 3-4 बजे, तो एक बहुत ही ज़बरदस्त, और मैं सोच रहा हूँ कि एक ही वीडियो लाऊँ और उसमें झारखंड जी के बिल्कुल कर दूँ, तो एक बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव वीडियो अब देखने को मिलेगा जल्द ही। वर्षा का मूल कारण क्या है? हरे भरे वृक्ष, दुर्लभ जीव जंतु, सुरम्य वातावरण, या फिर पक्षियों का कलरव? तो वर्षा का मूल कारण जो है हरे भरे वृक्ष से बताया था कि ट्रांसपिरेशन होता है पत्तियों से, यानी कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया होता है, उसके बाद जो है क्लाउड बनता है और वर्षा होता है, ठीक है। चलिए, वर्षा का भी घनिष्ठ संबंध है, लिखा है ना वनों का, तो हरे भरे वृक्ष। जो लास्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, भूमि क्षरण का क्या अर्थ होगा? भूमि की रक्षा, भूमि की शक्ति, भूमि का कटाव, या फिर भूमि का उद्भव? क्षरण मतलब होता है बर्बाद होना ना, क्षरण मतलब क्या होता है? बर्बाद होना। संक्षारण आप लोग पढ़े होंगे, तो क्षरण मतलब बर्बाद होना होता है, नष्ट होना। तो भूमि का जो कटाव होता है उसी को क्षरण बोलते हैं, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया। समझ गए? तो इस तरह से देख लीजिएगा, पैसेज आता है तो आपको कर लेना है, तो ज़्यादा टफ नहीं होता है। दिक्कत लगेगा तो पहले आप पढ़ लीजिएगा, हिंदी में तो मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होगा, तो इसी तरह से आपको पैसेज करना है। ज़्यादा टाइम वेस्ट करने के सब पर नहीं बनता है, मतलब ओके, आपको पता होना चाहिए कि हमको समय जो है कहाँ पे देना है, तो इस सब पर जो है आप लोग थोड़ा बहुत रीडिंग स्किल सही रहेगा तो ये सब हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और खासकर अगर JSS CGL की तैयारी कर रहे हैं, ओके, तो आपको ज़्यादा फोकस पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 पे करना चाहिए। पेपर 1 तो आपको ऐसे ही निकल जाएगा, बहुत सारा मैं पढ़ा चुका हूँ। पेपर 2 और 3 पे ज़्यादा आपको फोकस होना चाहिए, तभी जाकर यह क्लियर होगा। बाकी अलग अदर एग्जाम के लिए आप लोग देख सकते हैं, तो इसीलिए मैं कहता हूँ ना सब पढ़िए। मान लेते हैं कि JSS में किसी का नहीं हुआ, ज़्यादा सीट थोड़ी है भाई, आपको ज़्यादा सीट नहीं है, तो जो का नहीं होगा तो सब तब जीवन बर्बाद हो गया। तो पढ़ाई इस तरह से कीजिए कि आने वाला फ्यूचर में अगर दूसरा भी एग्जाम देना हो तो उसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। हो सकता है कि अगर इसको हिंदी को बढ़िया से पढ़ लिए तो आने वाला अदर एग्जाम होगा उसमें हिंदी काम आ जाएगा, और बस ऊपर ऊपर पढ़ते जाना है, समझिए ऊपर पढ़ते जा रहा है कि ये पास ही होना है। तो अगर जो अगला एग्जाम आएगा उसमें पास होने पर पढ़े हैं तो क्या हो जाएगा पास। जितना आप लोग सोचते हैं ना उतना 100% नहीं निकल के आ पाता है, ठीक है। तो आप लोग टारगेट रखिएगा कि हमको ना 2 क्विंटल चावल जो है उत्पादन करना है, तो 2 क्विंटल नहीं होगा, हो सकता है 1 क्विंटल हो जाए, 1.5 क्विंटल तक ही पहुंच जाए। तो जितना आप लोग टारगेट रखेंगे उससे थोड़ा कम ही मिलता है। कोई भी मशीन का भी एफिशिएंसी 100% होता नहीं है, जाकर फिजिक्स उठा कर देख लीजिए। तो थोड़ा सा तैयारी अपना जबरदस्त तरीका से रखिए। ओके देन, तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। लाइफ में अपने आप को बर्न करना है ताकि आप लोग अर्न कर सकें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, चैनल से जुड़ जाइएगा, ओके, और लाइक और शेयर जरूर कर दें, काफ़ी मेहनत लगता है तो थोड़ा बहुत मुझे भी मोटिवेशन चाहिए।
फ्री का कोई चीज़ नहीं चल सकता है। ओके, या मोबाइल फ़ोन भी अगर चार्ज नहीं किया जाए तो नहीं चलेगा। तो थोड़ा बहुत मोटिवेशन मुझे मिलना चाहिए। आप लोगों को कुछ नहीं जाता है, बस लाइक और शेयर जरूर कर दें जो पढ़ने वाले लोग हैं, तो इससे थोड़ा बहुत मुझे फायदा मिल जाएगा। और सोसाइटी में बहुत सारा काम करना है दोस्त, तो थोड़ा बहुत आप लोग का भी सपोर्ट अपेक्षित है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद।